नमस्कार, मैं आशिक त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। खबरों के पोस्टमार्टम की शुरुआत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के प्रवास पर 17 दिसंबर को बनारस पहुंचे। इसमें प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को हजारों करोड़ की परियोजना देंगे। इनमें लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास भी होगा। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष बताते हैं कि पार्टी की 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं। इसको लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। उपहार स्वरूप जनसभा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया जाएगा। पहले दिन दोपहर करीब 2 बजे पहुंचने के बाद कंटोनमेंट स्थित छोटा कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में लगी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधारित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। फिर नमो घाट पर मां गंगा को नमन करने पहुंचेंगे। वहां तमिल संगम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन 18 दिसंबर को सुबह उमराह के सुरदेव मंदिर जाएंगे, जहां से सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके लिए भोलाकला, शाजापुर समेत कई स्थानों पर विचार चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रीय विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रदर्शनी को भी देखेंगे और क्षेत्र के प्रमुख लोगों से संवाद का कार्यक्रम भी संभावित है। तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद चल रही है। इसके लिए पार्टी ने आज पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे पर चर्चा चल रही है। अभी तक भाजपा में राजस्थान के नाम के लिए सीएम का नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षक तय कर दिए गए हैं। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सुरेश पांडे को राजस्थान में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बताया जा रहा है कि रविवार तक नाम जो विधायक है उनसे चर्चा करने के बाद नाम पर एक राय करके केंद्रीय नेतृत्व को इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ही इस पर कोई चर्चा होगी। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इस समय भी सीएम की रेस में वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, सीपी जोशी, ओम बिरला, भूपेंद्र यादव और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर चर्चा होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस के लक्ष्मण, राष्ट्रीय सचिव आशीष लाखड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सरवन सोनोवाल और राष्ट्रीय सचिव दुष्यंत गौतम को दी गई है। ये सभी लोग रविवार तक अपनी फाइनल रिपोर्ट तो विधायकों की राय होगी और जिस नाम पर सहमति बनेगी उसकी रिपोर्ट दिल्ली दे देंगे और उसके बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है। कांग्रेस को 4 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा और तेलंगाना में उसने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान गंवा दिए हैं, दोनों राज्य। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदलाव किया है। कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चली। इसके लिए पार्टी ने 1 महीने लंबी पदयात्रा की प्लानिंग बनाई है, जिसे हिंदू प्रतीक चिन्हों से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस की ये पदयात्रा सहारनपुर की मां शाकुंभरी देवी मंदिर से दर्शन और पूजन के बाद शुरू होगी। सीतापुर में नैमिषारण्य धाम पर समाप्त होगी। यूपी के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता इसी तरीके से पदयात्रा निकालेंगे। उसकी राह में जितने भी हिंदू धर्म स्थल पड़ेंगे, पार्टी नेता वहां दर्शन और पूजन करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक ये यात्रा गांव और शहर को जोड़ेगी और कांग्रेस अध्यक्ष की कोशिश ये है कि कार्यकर्ता हर घर, हर धार्मिक स्थल तक पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि मां शाकुंभरी देवी के आशीर्वाद से शुरू होकर कांग्रेसी नैमिष धाम तक एक साथ चलेंगे। कार्यकर्ता गांव शहरों में जनसंपर्क करेंगे। इस यात्रा का नाम गांव गांव पांव पांव रखा गया है।
वहीं शहरों में इस पदयात्रा को नगर नगर डगर डगर नाम से पुकारा जाए। अमेरिका खुफिया और सुरक्षा जांच संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI के प्रमुख अगले सप्ताह भारत दौरे पर हैं। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर ए अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे। वो 11 से 12 दिसंबर को भारत की यात्रा पर होंगे। 2017 में FBI का निदेशक बनने के बाद ये क्रिस्टोफर ए की पहली भारत यात्रा है। 12 वर्षों में ऐसा पहली बार है जब FBI का कोई प्रमुख भारत के दौरे पर हो। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गॉस्टिन ने FBI प्रमुख की प्रस्तावित यात्रा की पुष्टि कर दी है। बीते दिनों गॉस्टिन ने कार्यक्रम में अमेरिका और भारत संबंधों की मजबूती और बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों की ओर से नई दिल्ली की यात्रा की जानकारी दी थी। FBI के निदेशक अपने दौरे पर NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा वो भारतीय खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। जिन मामलों पर दोनों पक्षों में वार्ता संभावित है उनमें खालिस्तानी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, गैंगस्टर नेटवर्क जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला FBI की तरफ से चर्चा में शामिल किया जा सकता है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या रचने के मामले में जांच कर रही है। ब्रिटेन के एक अखबार के रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या को साजिश जो थी उसको नाकाम किया था। अखबार की माने तो अमेरिकी सरकार ने इस साजिश में शामिल होने का आरोप भारत पर लगाया है। इसके साथ ही भारत के लिए चेतावनी भी जारी की है। हालांकि रिपोर्ट में नहीं बताया गया कि मामला कब का है। FBI प्रमुख की जो यात्रा है इस पर भारत का क्या होता है ये है कि पन्नू की मामले में भारत ने कहा था कि अमेरिका से सुरक्षा मामलों पर मिली जानकारी को गंभीरता से लेता है क्योंकि ये उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर भी असर डालता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलने वालों, आतंकवादियों और अन्य के बीच साठ की जो जानकारी है साझा की है। ये सूचनाएं दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है। इस पर आवश्यक कार्रवाई की दोनों पक्षों से जरूरत है। FBI प्रमुख की जो यात्रा है इसके दौरान NIA के साथ पन्नू का मुद्दा उठेगा। इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रखेंगे। नेशनल क्राइम ब्यूरो के वार्षिक आंकड़े लगातार आ रहे हैं। अब जो आंकड़े आए हैं उनसे कई राज्यों की चिंता बढ़ेगी। 2022 में साइबर क्राइम की वजह से यौन शोषण के सर्वाधिक 787 मामले महाराष्ट्र में हुए। दूसरे नंबर पर यूपी है, यहाँ 542 मामले हुए हैं। इन राज्यों में होने वाली साइबर क्राइम घटनाओं की दर से तुलना की जाए तो यूपी देश में 8वें स्थान पर आ सकता है। यूपी में 2020 में साइबर क्राइम के 11,097 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2021 में 8,829, 2022 में 10,117 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में ये दर 2022 में 10,741 की थी। यूपी में साइबर क्राइम के 43.3% मामले अदालतों में आरोप पत्र दाखिल नहीं हो पाने के कारण अभी भी लंबित हैं। यूपी में साइबर क्राइम के मामलों की वजह पर गौर करें तो बीते वर्ष 37 मामले आपसी रंजिश के, 108 मामले गुस्से की वजह से, 406 धोखाधड़ी के, 1250 वसूली के, 883 छवि धूमिल करने के, 58 मामले प्रैंक करने की वजह से अंजाम दिए गए। इसके अलावा 542 यौन शोषण, 57 राजनीतिक कारणों से, 13 देश के प्रति नफरत के केस दर्ज हुए। साइबर क्राइम में पुलिस ने बीते वर्ष 7,122 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यूपी में बीते वर्ष पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा 450 मामले दर्ज हुए। यूपी में पर्यावरण संबंधी अपराधों में लगातार कमी दर्ज की गई है। 2020 में पर्यावरण संबंधी अपराध 2,981 दर्ज किए गए थे। 2021 में ये घटकर 1,053 हुए। 2022 में 1,486 रह गए। पर्यावरण संबंधी अपराध के मामले में वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत 1201, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत 120, पर्यावरण संरक्षण के तहत 103, वायु और जल प्रदूषण के 6, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद से संबंधित 55, ध्वनि प्रदूषण का एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 96.2% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा भुगत रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल आजम ने 25 और मामलों में जमानत तो तुड़वाने के लिए अर्जी दी।
कोर्ट ने एक मामले में उनके जमानतियों को जमानत के दायरे से मुक्त कर दिया है। सफा रिजा आजम खां अपने बेटे अब्दुल आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिए गए थे। कोर्ट उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम को 7 साल की सजा सुना चुकी है। ये सभी लोग अलग अलग जेल में सजा भुगत रहे हैं। 18 अक्टूबर से जेल में बंद सफा रिजा आजम खां, डॉक्टर तंजीम और अब्दुल्ला ने 25 अलग अलग मामलों में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत को तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया है। इसे कोर्ट ने एक मामले को स्वीकार करते हुए उनके जमानतियों को जमानत के दायरे से मुक्त कर दिया है। आजम खां के 25 मुकदमे जल्द तुड़वाने की प्रावधान दिया गया है, जिसमें किसानों की जमीन कब्जाने, आचार संहिता के उल्लंघन, नफरती भाषण जैसे मामले शामिल हैं। अब तक 39 मामलों में जमानत तुड़वाने का प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, जिसमें 15 मामलों में जमानत तुड़वाई भी जा चुकी है। गाजियाबाद से आज 2 प्रमुख खबरें हैं, जिसमें हिंदू रक्षा दल ने पीएम के माध्यम से सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि गाजियाबाद जिले का नाम बदलकर दुधेश्वर नगर कर दिया जाए। रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले का नाम दुधेश्वर नगर करना एक बेहतर कदम है। नया नाम शांति, सद्भाव, प्रगति में निहित शहर के निर्माण के लिए साझा प्रतिबद्धता होगी। साथ ही ये एक नई युग की शुरुआत होगी, जिसका एक प्रतीक होगा। कार्यकर्ताओं ने सीएम से मांग की है कि जल्दी जिले का नाम परिवर्तन कर दिया जाए। दूसरी खबर जीडीए से है। गैर विस्तारित प्रॉपर्टी को नीलामी के माध्यम से सेल की जीडीए ने आज बेचा है। इसके लिए रविनगर स्थित हिंदी भवन में नीलामी प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, कार्यवाहक जीडीए के चीफ इंजीनियर मानवेंद्र सिंह ने की। ये नीलामी प्रत्येक मंगलवार को होती रही है। शुक्रवार को इसका आयोजन होता है। आज भी गैर विस्तारित प्रॉपर्टी को नीलामी में शामिल किया गया। ये प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे शुरू हुई, जो देर शाम तक चलती रही। इसके अलावा एक खबर नंदग्राम से है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता इकट्ठे हुए। ये लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत करने के लिए आए थे। यहाँ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के महानगर के और मंडल के पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। स्थानीय पार्षद भी थे। यहाँ यात्रा का स्वागत करने के बाद लाभार्थियों को लाभ से संबंधित चीजें वितरित की गई। नरेंद्र कश्यप ने वहां मौजूद लोगों को संकल्प यात्रा का संकल्प भी दिलाया। आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की प्रमुख खबरें, प्रमुख घटनाओं पर चर्चा के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल। विस्तृत रूप से चर्चा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।